को स्टार्टअप का पैसा दे नहीं रहे, तो मुझे किसका प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए? ये प्रश्न आएगा, आने वाला है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स के और 10 इयर्स के जो मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं, एक तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिन्हें पता होगा उसको पहले मैं बता देता हूँ। 2021 से जो मैंने दिए हैं, एक तो यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ जूइश मेजॉरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। दूसरा मैंने दिया है 2030 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे पीपल विल लाफ एट यू। तो 2030 के बाद टेक्नोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज और यूएस डॉलर दोनों को कंप्लीटली हटा देंगे। मतलब मैं यहाँ से यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ रुपीस में, तो रशिया में उसका जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको रियल टाइम रूबल में मिल रहा है, बीच में डॉलर का कोई काम नहीं है। मैं यहाँ से गुजराती में बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में वो तमिल में रियल टाइम सुनाई दे रहा है, चाइना में मैंडरिन में सुनाई दे रहा है, बीच में इंग्लिश लैंग्वेज का कोई काम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी डॉलर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को पूरा हटा रहा है बाय 2030, जिसका मतलब होता है कि आईटी सेक्टर पूरा गया, क्योंकि वो डॉलर के ही साथ उसका जन्म हुआ था। पूरा आईटी सेक्टर का पेमेंट नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके क्लाइंट्स भी जो हैं वो यूएस की बैंकिंग सिस्टम है, वेस्ट की बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। जब बैंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली, क्योंकि वो क्रिप्टोज और सीबीडीसी में जाने वाले हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर मैं आपको पूछूं कि लास्ट अब कौन सी बैंक ब्रांच में कब गए थे, सिवाय कि आपका कैश ट्रांजैक्शन हो, मुझे नहीं लगता कोई गया होगा। और बैंक्स में ऑलरेडी बैंकिंग हो ही नहीं रहा है, उसमें इंश्योरेंस और वही चल रहा है, दूसरा म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो जैसे एटीएम्स गायब हो गए, बिल्कुल वैसे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के 500 की नोट पे कुछ ना कुछ इसी साल, पहले वॉलेंट्री होगा फिर मैंडेटरी हो सकता है। पहले तो वॉलेंट्री होगा बिकॉज देयर आर पॉलिटिकल रिपरकशंस। सो इंग्लिश लैंग्वेज और आईटी और यूएस डॉलर, ये दोनों का एंड हो रहा है बाय 2030। बीच में कोई काम नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शंस में। तो सारी कंट्रीज के बीच झगड़े करवाने वाले, सारे स्टेट्स के बीच झगड़े करवाने वाले, सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, अभी 10 घंटे जॉब में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को दिया है, तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि मुझे घर पे आके मराठी के बारे में इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, वेरी नेचुरल, राइट। यही चीज आपको गुजरात और राजस्थान में नहीं दिखेगी, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हिंदी इंपोज हो रहा है। पता है क्यों? बिकॉज दीज आर एंटरप्राइजिंग स्टेट्स, इनको कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, इनका कभी कोई चिंडीगिरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है। तो आपको जो सारे प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब मॉडल वाले स्टेट में ही प्रोटेस्ट दिखाई देंगे, उन्हीं को चीजें फ्री में चाहिए। एंटरप्राइजिंग वाला कभी बच्चे को लायबिलिटी समझता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जॉब जाने वाले स्टेट्स बच्चों को लायबिलिटी मानते हैं, समझ रहे हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो भी बच्चों को लायबिलिटी नहीं मानते। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरे देश का नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये 2 स्टेट देख रही है। इजराइल भी उत्तर प्रदेश के लोगों को बुला रहा है गाजा में, क्यों? क्योंकि उनका बर्थ रेट मेंटेन्ड है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं ने पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी का ठेका ले रखा है बर्थ रेट मेंटेन करके। बाकी सारे स्टेट्स का जो हाल है, मतलब अगर अभी बर्थ रेट मेंटेन नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर्स को बालिका वधू करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बालिका वधू नहीं किया तो उसके बाद सती और जोहर करने की बारी आएगी महिलाओं की। समझ रहे हैं कितना सीरियस मैटर है बर्थ रेट वाला। बर्थ रेट इज 95% ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई स्टेट, कोई पुलिस, कोई जुडिशरी बचाने नहीं आएगी। आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू वोट, बट अगर एक रेडिकल मॉब आके बीच में खड़ा रह गया, उस दिन आपका वोटिंग नहीं होने का है, आप जुडिशरी में चले जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलो राइट टू वोट है,
जुडिशरी सुनवाई करेगी, है ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट इलेक्शन में बोलेगी कि भाई ध्यान रखना इसको वोट करने नहीं मिल रहा है इसके एरिया में, जो चल रहा है अभी बंगाल में बाय द वे। तो जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और पुलिस ज्यादा से ज्यादा आपको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। आपका राइट तो गया, आपका राइट्स खाली आपका बर्थ रेट मेंटेन करेगा, ओनली योर फैमिली नंबर्स एंड योर कम्युनिटी नंबर्स। और जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं कि हम वेल्थ इकट्ठा करें, वेल्थ इकट्ठा करने में इतने बिजी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मैं जाता हूं तो साफ बताता हूं कि 4 साल बचे हैं, बहुत ब्लडशेड होने वाला, बैग्स पैक करके गुजरात भागना पड़ेगा। 4 साल बचे हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं, सारे इलीगल्स जो हैं हथियार खरीद रहे हैं। इनफैक्ट सबकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बांट दी गई है किसी फ्राइडे के दिन। बड़े बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी बट चुकी है किसी फ्राइडे के दिन, उनको पता भी नहीं। उनको लग रहा है कि वो एसी रिपेयर करने आया है, वो प्रॉपर्टी देखने आया है। उसको 10 साल बाद पता लगेगा जब होगा। 10 years later he will realize कि क्या प्लानिंग चल रहा था मेरे इर्द गिर्द। समझ रहे हैं? अब ये जियोपॉलिटिकली आपको अगर आप पूरा मैप देखोगे तो जो मैं अपनी बुक में भी बताता हूं कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स, वन इज जम्मू एंड सेकेंड इज जेरूसलम। जम्मू ने आपको 2 धर्म दिए गंगा पे और 2 धर्म दिए इंडस पे। जेरूसलम ने आपको 2 रिलीजियन दिए। जो सऊदी अरेबिया में हुआ वो डेजर्ट प्रैक्टिसेस को अब्राहमिक कमांडमेंट्स के साथ मिक्स करके खिचड़ी क्रिएट किया। सो व्हेन आई से जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेड्डा, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो प्रेडिक्शन मैंने दिया है कि यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, तो ये सारे एनआरआईज जो वेस्ट में से डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद, पिटाई होने के बाद वापस आने वाले हैं यूएई, सारे के सारे, क्योंकि भारत नहीं आ पाएंगे। एरोगेंस का लेवल उस लेवल पे है, भारत नहीं आ पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करके सारे के सारे गल्फ जाएंगे, यूएई और बहरीन। तो प्रधानमंत्री जी वो जो आईमैक कॉरिडोर की बात करते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के पोर्ट से यूएई, यूएई से तो वाया सऊदी अरेबिया रूट से इजराइल के हाइफा तक, हाइफा से ग्रीस और ग्रीस से आगे, दैट इज द आईमैक कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है जिनको भी बिजनेस करना है, आपको किस एरियाज में प्लान करना है, दीज आर योर जियोग्राफीज जहां पे आपको बिजनेस प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट 1000 इयर्स की प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो आईमैक कॉरिडोर पूरा, दूसरा कॉरिडोर आईएनएसटीसी जो चाबार पोर्ट ईरान से ऊपर रशिया तक जाएगा, और तीसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जो चेन्नई से लेके पूरे साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करके रशिया तक। These are the 3 मेन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो नेक्स्ट 1000 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई काम नहीं है, वेस्टर्न क्लाइंट्स का कोई काम नहीं है। कौन सी लैंग्वेजेस लर्न करनी है? चाइनीज, जापानीज, रशियन, अरेबिक। These are the languages you need to focus. These are the future business market customer target areas. ये समझना है। कौन से सेक्टर्स? आईटी विल बी गॉन इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि एआई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आई एम सेइंग कितने लोग वो एम्प्लॉय कर पाएंगे और कितना पेमेंट कर पाएंगे, राइट? इट विल बी हार्डली 2 to 5% ऑफ व्हाट आईटी सेक्टर करंटली इज। ओके, तो सारी पेमेंट नॉन टेक रोल्स में होने वाली है, which is manufacturing, farming, food processing, logistics, defense और space. These are the sectors जिसमें आपको फोकस करना है। डिफेंस और स्पेस में आपको पूरा मार्केट मिलेगा, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस, कंबोडिया तक पूरा मार्केट आपके लिए खुलेगा नेक्स्ट 30 years।
जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस करना है, दीज आर द एरियाज। समझ रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर को हिट लगने वाली है बहुत बड़ी, क्योंकि वो पूरा क्लासरूम टू जॉब मॉडल 2030 के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें पेमेंट हो पाए। इट वॉज बेसिकली जो स्लेव बिके जा रहे थे उनको ब्रिटिशर्स ने कैंपस प्लेसमेंट का नाम दे दिया, पेरेंट्स से ही फी पे करा के। समझ रहे हैं? तो मार्केट में एक एक स्लेव को बेचा जाता था ऐसे बता के, इसका हाइट ऐसा है, ये इतना काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने बोला कि चलो पहले 15-20 साल पेरेंट्स से पैसे निकलवा लेते हैं। दिस इज हाउ द ब्रिटिशर्स डिजाइन, वेरी स्मार्ट। तो अभी सिंस दिस मॉडल इज गोइंग टू क्लोज बाय 2030, तो आपको एंटरप्राइजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना है, राइट? तो जैसे अभी यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे एक यूएलआई आ जाएगा, मतलब आरबीआई आपको डायरेक्ट वॉलेट पे लोन दे पाएंगे कुछ समय, और वो भी लो रेट इंटरेस्ट रेट पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो करेंसी का पावर जैसे रुपी में आएगा तो बहुत सारे सिटीजन्स को डायरेक्ट लोन आपको ई वॉलेट पे ही मिल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जो फंड चाहिए, बेसिकली जैसे उन्होंने अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मुफ्त के पैसों से उन्होंने बिल्ड किया। लास्ट 30 इयर्स का अगर आप एवरेज निकालो तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0 to 3%, फ्री मनी, ऑलमोस्ट फ्री मनी, मुफ्त के पैसों से पागल भी इनोवेट कर लेगा। व्हाट्स न्यू अबाउट इट? सो जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है डॉलर का, उसमें से सारा इनोवेशन वो कर पाए मुफ्त के पैसों से। ना सिर्फ उन्होंने ये किया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो इंडेक्सेस हैं वो भी सारे के सारे बॉटअप किए। जैसे पर कैपिटा इंडेक्स, इससे बड़ा बेवकूफ़ी भरा कोई इंडेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा वेल्थ अगर एक व्यक्ति के पास है फिर भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर वही आएगा, टोटल वेल्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इससे बड़ा फुलिश कोई इंडेक्स हो ही नहीं सकता। 27% अमेरिकन आज सब्जी लेने के लिए लोन ले रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उस पर कैपिटा का क्या करूं मैं, अचार डालूं? हाई पर कैपिटा का बिल्कुल वैसी बदमाशी उन्होंने जीडीपी के साथ किया। जीडीपी के फॉर्मूला में इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, एक कैपिटल आइटम है, एक रेवेन्यू आइटम है। अब 11th क्लास का कॉमर्स का बच्चा बता देगा कि अगर मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना है तो कैपिटल आइटम के साथ रेवेन्यू आइटम कैसे ऐड हो सकता है। उन्होंने करा और सब चलाते आ रहे हैं उसको, आईएमएफ से लेके सारे के सारी बॉडीज। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस था। तो आज अमेरिकन बिजनेसमैन 10 करोड़ की लोन ले रहा है, कल आके और 20 करोड़ की लेगा। 0 to 3% इंटरेस्ट रेट, मुफ्त का पैसा। यू कैनॉट बीट देम इन जीडीपी। उन्होंने कंजम्पशन ऐड कर रखा है विद इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं क्या गेम चल रहा है इतने बड़े लेवल पे? सब कंट्रीज का जब वो निकालते हैं जीडीपी का इंडेक्स, तो एक रेवेन्यू आइटम को ऐड कर रहे हैं कैपिटल आइटम के साथ और बोल रहे हैं हम तो ऊपर है, सबसे ऊपर। तो आप इंडियन बिजनेसमैन को जरा बोल के दिखाओ कि आज लोन लिया है, कल वापस 10 करोड़ का लोन कैसे लेंगे? 10-12% पे जैसे इंडियन बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, आप जरा अमेरिकन को बोल के दिखाओ, चला के दिखाए कोई बिजनेस, है ना? तो वो पूरा फ्री मनी वर्ल्ड है जहां पे इसका कोई काम जरूरत ही नहीं, जब पैसा ही फ्री है। वहां करप्शन होगा क्यों? राइट, वहां पे रूल्स बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स फॉलो होंगे। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी ले सकता है। जब पैसा ही मुफ्त का है तो वो करप्शन क्यों करेगा? तो जब कंपैरिजन करते हैं तो काफी चीजें हमें पहले समझनी होगी कि चल क्या रहा है। दूसरा, चाइना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हेफ्ट जो बिल्ड हुआ, पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट से फ्री डॉलर सप्लाई करके पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको करवाया गया। पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने वेस्ट से चोरी करी, मुफ्त का वॉल स्ट्रीट फाइनेंस का डॉलर्स मिला उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंसी छाप रहे थे और वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था।
पूरे वर्ल्ड का करेंसी एक जगह छप रहा है और प्रोडक्शन एक जगह पे ही हो रहा है। बेसिकली चाइना के लोगों का अब्यूज करके बाकी का वर्ल्ड डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहा है। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करके देखो उस प्राइस पॉइंट पे तो आपको पता चले, और वो करने के बाद फिर चाइना के ऊपर रिपोर्ट निकालते हैं लेबर एब्यूज का। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो डॉलर तय कर रहा है कि कौन सी सिटी पोल्यूट होगी। डॉलर अपने परचेजिंग पावर से तय कर रहा है कि कौन सी सिटी पोल्यूट होंगी, फिर तुम्हारे ऊपर क्लाइमेट का रिपोर्ट निकालते हैं। अपना क्लाइमेट क्लीन रख के, अपने नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट रख के, डॉलर के परचेजिंग पावर से तुमसे 12 घंटे काम करवा के रियल गुड्स लेके जा रहे हैं, तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज खाली करके, तुम्हारी सिटी पोल्यूट करके, फिर तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट निकाल रहे हैं क्लाइमेट पोल्यूशन का। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है जब समझ में आई तो डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस मेरे हिसाब से, माय एस्टिमेट इज, जिस दिन उनका वीजा रिजेक्ट हुआ उस दिन से स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन उनका वीजा रिजेक्ट हुआ वो बोले मीडिया को कि मैं अमेरिकन्स को इधर लाइन अप करूंगा वीजा के लिए। तो जो मुझे समझ में आता है कि शिंजो एबे वाज द कॉन्सेप्ट मैन ऑफ डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, और फिर वो 6 दिन के लिए जापान गए और तय हुआ कि गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच एक ऐसा हब बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड को डी डॉलराइज करेगा। उसमें से गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया। फिर अचानक से जापान बन जाता है पार्टनर कंट्री टू द स्टेट ऑफ गुजरात, और वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट होती है। 2-3 वाइब्रेंट गुजरात समिट होने के बाद गुजरात मॉडल रेडी हो गया। अब पूरे वर्ल्ड को डी डॉलराइज करना है तो कैसे होगा? तो करेंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट गोल्ड इज द ओनली रियल करेंसी, दैट इज द करेंसी, बाकी सब फेक है, बाकी सब एंट्रीज है, चाहे आप डिजिटल एंट्रीज बोलो या पेपर नोट्स बोलो, जो भी बोलो। गोल्ड इज द ओनली करेंसी, गोल्ड इज द ओनली एसेट which is zero credit risk, zero political risk, zero geopolitical risk, zero default risk. It is the सनातन currency. तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे और उसमें राजा और क्वीन का फोटो डाल के टू मेक पीपल ट्रस्ट दैट दिस इज द करेंसी। तो जब कभी फाइनेंशियल रीसेट करना है तो गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करना होता है। तो राजा क्या करेंगे? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को डीमोनेटाइज करके वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे और चीपर मेटल कॉइन्स इशू करेंगे। तो वर्ल्ड में फाइनेंशियल रीसेट करने का सिंपल रूल है कि गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि इंडियंस के पास इतना गोल्ड है कि पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स का टोटल करो उससे ज्यादा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा यही कर लेते हैं, तो सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं। So nobody gave their gold. That's the Sanatan wisdom. तो फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब रूपी को पहले क्लीन कर लेते हैं। तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, और जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, यूके सारे बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे हमारी नकली करेंसी छाप के अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। अब 1971 में जब ये, आपको ध्यान रखना है कि पाउंड से कैसे शिफ्ट हुआ डॉलर में रिजर्व करेंसी। तो यूएस ने बोला कि मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, वॉर का पूरा सप्लाईज का पेमेंट मुझे गोल्ड में कीजिए। तो जैसे ही यूरोप के एलाइज ने गोल्ड में पेमेंट की और गोल्ड कलेक्ट हो गया, पाउंड को हटा के डॉलर बन गया नया रिजर्व करेंसी। अब एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना और वो वियतनाम वॉर में गए, बैंकरप्ट हुए, और इस बार एलाइज ने बोला कि तुम्हारा डॉलर ले लो, हमारा गोल्ड वापस करो, क्योंकि आपका इकोनॉमी तो बैंकरप्ट हो रहा है। ध्यान रहे प्रेसिडेंट निक्सन स्क्रीन पे आते हैं 15 अगस्त 1971। क्यों 15 अगस्त सिलेक्ट होता है?
15 अगस्त इसलिए सिलेक्ट होता है क्योंकि उनको पता है इंडियंस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड। 15 अगस्त सिलेक्ट होता है क्योंकि उस समय, उस वर्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में सिलेक्ट हुई थी गैलप पोल में, तो ऑलरेडी वो गाली दे रहे थे इंडियंस को। 15 अगस्त वो स्क्रीन पे आते हैं, बोलते हैं नो मोर गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब तुम गोल्ड मांगोगे तो डॉलर के एक्सचेंज में मैं नहीं दूंगा, नो पेमेंट ऑफ गोल्ड। और बाकी सारी करेंसीज क्योंकि डॉलर के साथ पेग थी, तो टोटली सारी करेंसीज फियाट करेंसी हो गई, FIAT। फियाट करेंसी का मतलब होता है जितना छापना है छापो, टोटली आउट ऑफ थिन एयर, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, एक्सचेंज में कुछ पेमेंट गोल्ड या सिल्वर में नहीं होगी, सारी करेंसीज फियाट हो गई। 1973 वो जाते हैं किसिंजर, सऊदी अरेबिया के साथ डील होती है ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम, क्रूड ऑयल तुम डॉलर में बेचो, तुम्हारा सिक्योरिटी हम देखेंगे। तो पूरे विश्व में, जो मैं जियोपॉलिटिक्स में बताता हूँ, 2 बकेट थियरी, हर एक राष्ट्र को बोला गया तेरा बाजू वाला चोर है, उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं, विच मीन्स यू हैव टू कंटिन्यू विद द US डॉलर। तो यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडियन बॉर्डर पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इराक बॉर्डर पे। हर एक देश को बोला गया तुम्हारा बाजू वाला चोर है, बदमाश है, उसको हम सैंक्शन करेंगे, यू कंटिन्यू विद द US डॉलर। इसी में से यूक्रेन, POK, ताइवान, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे हॉटस्पॉट्स खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए। हमारा पार्टीशन किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जिन्हें ये नहीं पता है और जियोपॉलिटिक्स में ये चर्चा करते हैं बार बार कि हम रशिया के साथ चले गए क्योंकि वेस्ट ने साथ नहीं दिया, उनको नहीं पता है, उन्होंने पढ़ना चाहिए। देयर इज अ बुक कॉल्ड स्टैलिन्स वॉर्स। उस बुक में लिखा है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, देयर वाज अ समिट बिटवीन रूजवेल्ट, स्टैलिन एंड चर्चिल, और वो समिट से पहले रूजवेल्ट स्टैलिन को बोलता है तुम इंडिया रखो, लेट्स नॉट डिस्कस विद चर्चिल। ये पार्ट हिस्ट्री का जो नहीं पता है लोगों को जियोपॉलिटिक्स का, हमको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया था और पार्टीशन क्रिएट किया गया क्योंकि एक बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स देने के थे, बाजू वाले को सैंक्शन करना था, और दोनों फाइट करेंगे तो ही डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहता है। ये समझना है लोगों ने पार्टीशन के पहले की हिस्ट्री के पार्टीशन क्यों हुआ। जहां एनिमीज नहीं थे वहां एनिमीज खड़े किए गए पार्टीशन करके, और हमको ऑलरेडी रशिया को पकड़ा दिया गया था। तो वो जो पूरी सोशलिस्ट सरकार रही टिल 1991 रिफॉर्म्स, राइट, वो कोई हमारी चॉइस नहीं थी कि हम रशिया से अलाइन हो गए, नहीं, हमको पकड़ा दिया गया था क्योंकि दोनों क्लैश करेंगे इंडिया पाकिस्तान तो ही वो डॉलर रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहता है। तो एक बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स और बाजू वाले को सैंक्शन। इसका प्रूफ है जब जनवरी 24 में मैंने गाजा विजिट किया तो इजराइल की फोर्सेस ने हमें बताया कि पहले पैलेस्टाइन को कैश जाता है, उसके बाद ही मिलिट्री का सप्लाई यहाँ पे आर्म्स का आता है US से। पहले कैश वहां जाता है, उसके बाद हमको आर्म्स की सप्लाई होती है। तो ये समझना है कि हर जगह उन्होंने 2 बकेट थियोरी खड़ा करके क्लैश करा के डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखा। 1971 में जैसे ही पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच 2 बकेट खड़ा करके सारा का सारा रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ भारत में। अचानक से सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुई, अचानक से अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके घूम रहे, मंदिर में प्रश्न पूछ रहे हैं, अचानक से गुलशन कुमार की हत्या हो रही है, अचानक से वो खान चले आए बॉलीवुड में जो आपको 71 से पहले हिंदू नाम रखना पड़ता था बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए। खान चले आए, स्क्रीन पे प्रेम वाली मूवीज चल रही है, आपके लव जिहाद चल रहा है और हर एक सिटी में बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, स्क्रीन में प्रेम दिखाया जा रहा है। हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज, हाईवे की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज पेट्रो डॉलर से खरीदी जाए। ये पूरा रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस फियाट डॉलर 1971 के चलते, अगर डॉलर नहीं होता तो बॉलीवुड में खान नहीं आते।
ये समझना है रेडिकलाइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ। 1979 डेंग शॉपिंग जाते हैं प्रेसिडेंट कार्टर के पास और बोलते हैं ये एक एक फैक्ट्री में से 50 कार निकल के आ रही है, मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए। प्रेसिडेंट कार्टर उनको बोलते हैं तुम्हारा कंजम्पशन पहले बंद करो तो मैं ये टेक्नोलॉजी देता हूं। डेंग शॉपिंग आते ही ब्रूटल सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज की है चाइना पे, और बताया गया उसी वक्त CIA नसबंदी से लेके हमारा बर्थ रेट भी काट रही थी। मतलब आइडिया ये कि तुम लोग हमारे मजदूर हो, तुम हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करोगे, हम खाली करेंसी छाप के कंज्यूम करेंगे, हम 5 वेकेशन साल के करेंगे, हमारा वीकेंड ऑफ होगा, हमारा क्लाइमेट क्लीन रहेगा, हम करेंसी से तुम्हारा सब चीज परचेज करेंगे। दिस वॉज द आइडिया। अब हुआ क्या, लेट 90s आते आते उनके एलाइज ने बोला कि हमको डीडॉलराइज करना है, तो उन्होंने लॉन्च किया करेंसी कॉल्ड यूरो। जैसे ही यूरो करेंसी लॉन्च हुआ, अब अमेरिका को पैनिक होने लग गया कि पूरा रिजर्व करेंसी का बबल IT सेक्टर में इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही फेक क्रिएट किया हुआ था, उसका वैल्यूएशन भी फेक, पेमेंट भी फेक, और यहाँ पे IITs बन भी चुकी थी भारत में। हाँ, वो कूली वाले काम करने के लिए, कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं, कूली वाला काम बेंच पे बैठा है, ऐसे ही बिलिंग आवर्स बन के बिल हो रहा है यूएस को। उसको लग रहा है कि हम यूएस को बेवकूफ बना रहे हैं, यूएस हमारा डिफेंस और स्पेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो डॉलर से जो जो लोगों को परचेज कर सके वो परचेज करके ले गए, जो लोग डॉलर से परचेज नहीं हुए उन्हें ठोक दिया गया। टोटल 1500 साइंटिस्ट किल्ड टिल डेट, DRDO and ISRO, 1500. Not a single case where Russia or China is involved, not a single. तो जितने को आप डॉलर से परचेज कर सके वहां उठा के ले गए। मतलब भारतीय पेरेंट्स धार्मिक तरीके से भारतीय बच्चे को बड़ा करें, अमेरिका को पकड़ा दे, अमेरिका में जाके वो काम करे, टैक्स भरे, उस टैक्स के पैसे से अमेरिकन बूढ़े माँ बाप का टेक केयर करे वहां की सरकार, जिन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए, और ये अपने पेरेंट्स के मुंह भी नहीं देख सकते जो वहां गए हैं। देख रहे हो क्या चल रहा है डॉलर से? डॉलर से क्या क्या हुआ है आप सोच के देखें। इतने से भी इनका मन नहीं भरा, तो एक पूरा फेक स्टार्टअप सेक्टर खड़ा किया गया, बेवकूफ लोगों को अवार्ड्स दे दे के इतना डॉलर छाप छाप के दिया गया, बोला गया सारा ऑफलाइन शॉप्स इंडिया का बंद करा दो। तो 4-5 साल से इंडियन कंज्यूमर सोच रहे हैं कि साला ये प्रोडक्ट इतना सस्ता आ कैसे रहा है, परचेस किए जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये ई-कॉमर्स वाले का कोई प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो वहां से डॉलर छाप के दिए गए हैं कि इनका सब बिजनेस बंद कराओ, सबको जॉबर में कन्वर्ट करो। कस्टमर बेचारा डिस्काउंट लिए जा रहा है बाय कर करके, मजे आ रहे हैं ई-कॉमर्स पे। 4-5 साल तक ये चला, डॉलर छाप छाप के दिए गए, स्टार्टअप्स के अवार्ड्स दिए गए इन बेवकूफ बच्चों को, वहां से डॉलर छाप छाप के दिए गए। बंद करो सबका एंटरप्रेन्योरशिप, सारी कंट्रीज का एंटरप्रेन्योरशिप ठप करो। वो तो बेचारा फिक्स कॉस्ट लेके बैठा है, उसको तो इमीडिएट है इम्पैक्ट। इतने से भी उनका मन नहीं भरा। आप सोच करके देखें कि इतना कुछ करने के बाद भी, जब 12-12 घंटे काम करने के बाद भी डॉलर अर्न नहीं हो पा रहे कुछ भी इंटरनेशनल, मेरे को नेबर के साथ ट्रेड करना है तो भी डॉलर चाहिए, 12 घंटे काम करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उतने वो लोग बिंदास छाप के मजे कर रहे हैं करेंसी, पूरा इन्फ्लेशन सबको पास ऑन करके। उनकी लाइफस्टाइल का बिल बाकी के 100 नेशंस ढो रहे हैं काम कर करके। और जब ये पता चला तो भाई लोन लेने जाना है, तो उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक खड़े कर दिए, बोले वहां जाके डॉलर लोन ले लो। जैसे ही आप IMF के पास जाओगे पूरा लिस्ट ऑफ कंडीशंस आएगा, तुम्हारा डिफेंस पॉलिसी मैं तय करूंगा, तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी मैं तय करूंगा, तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी मैं तय करूंगा, ले जाओ डॉलर में लोन। तो लेट 90s आते आते यूरो करेंसी लॉन्च हुई, और उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बैंकिंग का रेगुलेशन ट्वीक किया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैन बी मिक्स्ड विद कमर्शियल बैंकिंग। मतलब वो कोई अमेरिकन अपने अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो बैंक्स को छूट दे दी गई कि तुम इससे स्टॉक मार्केट में खेलो बिना कस्टमर को पूछे। क्यों? क्योंकि यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी, IT सेक्टर में पूरा बबल इकट्ठा हो चुका था रिजर्व करेंसी का,
तो उसको उसका वैल्यू कैसे बचाएंगे? तो अमेरिकन पब्लिक का पैसा बिना उनको पूछे स्टॉक मार्केट खेलने के लिए अप्रूव कर दिया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिक्स्ड विद कमर्शियल बैंकिंग। फिर यूगोस्लाविया में वॉर में घसीट के ले गए नाटो को और यूरो का वैल्यू नीचे ले गए। और जैसे ही यूरोप को पता चला कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला वी विल नो मोर पार्क अवर सेविंग्स इन यूएस डॉलर इन ट्रेजरी। और उसी के साथ वो जो पूरा रिजर्व करेंसी का बबल जो फेक आईटी सेक्टर में खड़ा हुआ था, इट बर्स्ट वायलेंटली इन व्हाट वी कॉल एज द .com क्रैश ऑफ 2002। बड़ा स्मार्टली डी डॉलराइजेशन नहीं बोल के उसको बोला .com क्रैश, क्योंकि अगर उसको डी डॉलराइजेशन बोलेंगे तो आईटी सेक्टर को पता लग जाएगा कि पूरा सेक्टर ही फेक है। 78% valuations lost of the IT sector in a single day 2002। अब चाइना ने बोला कि यूरोप की जगह मैं सेविंग्स करूंगा यूएस डॉलर और ट्रेजरी में, और इसके साथ चाइना को 2001 में WTO में मेंबर बना के सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स दिए गए, एक्सपोर्ट मॉडल क्रिएट किया गया, उसको सारी टेक्नोलॉजी चोरी करने की छूट मिली, मुफ्त के डॉलर छाप छाप के वॉल स्ट्रीट फाइनेंस से दिए ताकि चाइनीज प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना नीचे हो कि वर्ल्ड में कोई मैन्युफैक्चर करने की सोचे ही ना। उतना टेक्नोलॉजी चोरी अरेंज करके दिया गया चाइना को। जो लोग बार बार चाइना के साथ कंपेयर करते हैं ना, आप सोचे ही ऐसा कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला कि आपको टेक्नोलॉजी चोरी करने की छूट मिलने वाली, या मुफ्त के डॉलर मिल जाने वाले, या 0 to 3% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला जिसमें अमेजॉन और गूगल बिल्ड हो पाए। इसमें से कुछ भी भारत को नहीं मिलने वाला। जो आप बिंदास बार बार कंपेयर करते रहते हो ना, हम चाइना जैसे क्यों नहीं है, यूएस जैसे क्यों नहीं है, ऐसा कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। ना हम कम्युनिस्ट सरकार हैं कि भाई लेबर को अब्यूज कर लिया, समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, ये होने के बाद क्योंकि डॉलर मुफ्त का छप रहा था, तो हस्बैंड भी डॉलर, वाइफ भी डॉलर, बच्चे भी डॉलर। कोई घर में रहे क्यों, 16 साल का हुआ बच्चे को निकाल दिया घर से बाहर अमेरिकन परिवारों ने, क्योंकि जब पैसा ही मुफ्त का है तो साथ में कोई क्यों रहेगा, कोई क्यों किसी की सुने। उसमें चलते चलते 60% डिवोर्स रेट उन्होंने अचीव कर लिया, और उससे 2008 का क्राइसिस आया। इस बार क्या चेंज हुआ, इस बार वापस उन्होंने डॉलर छापे, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन आया डॉलर छाप के, उसमें गल्फ की बहुत सारी सरकारें गिर गई। वापस उन्होंने बड़ा फैंसी सा नाम दिया अरब स्प्रिंग 2011। ये नहीं बोल रहे कि डॉलर छापे मुफ्त के, बोल रहे अरब स्प्रिंग 2011। लेकिन इस बार गल्फ को पहली बार रियलाइजेशन आया कि मेरा आधा क्रूड ऑयल का वेल्थ जो जमीन से मुफ्त का निकलता है, जिसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, निकाल भी कोई और रहा है, पैक भी कोई और कर रहा है, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्लामिक बनाने में खर्च हो चुका है, और मेरे पास आधा ही क्रूड ऑयल वेल्थ बचा है, अब और कोई इकोनॉमिक्स से मुझे आती भी नहीं है। तो अब गल्फ ढूंढने लग गया कि भाई मेरे माँ बाप कौन थे। तो जेब में जब पैसे खाली होते हैं तो माँ बाप की याद आती। तो सबसे पहले यूएई के प्रिंस आए और देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इनटॉलरेंस डिबेट चल रहा है, दिल वाले मूवी वाला। यूएई गए और दूसरे ही दिन उन्होंने टॉलरेंस मिनिस्ट्री शुरू किया। 2018 में उनके प्रिंस आए अक्षरधाम, और तय हुआ कि डी रेडिकलाइजेशन करना है तो चाइनीज मेथड वो देख चुके हैं, मुस्लिम्स की बॉडी में से ऑर्गन निकाल लेते हैं। रशियन मेथड भी देख चुके हैं, ऊपर से बॉम्बर्स जाते हैं। उन्होंने बोला इससे अच्छा योग और मंदिर अच्छा है। तो पूरा यूएई और सऊदी अरेबिया डी रेडिकलाइज करना चाह रहा है। तो योग, मंदिर, आयुर्वेद, और लास्ट ईयर तो संस्कृत उत्सव जिस साइज का सऊदी अरेबिया में मनाया गया, बिकॉज संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज विच इज डिजाइंड फॉर डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि उसमें वो शब्द ही नहीं, उसमें एक भी उस प्रकार के शब्द है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 ब्रदर बनाए थे पिछले साल तक, सऊदी अरेबिया और यूएई। ओके, नेक्स्ट ईयर एंड तक उन्होंने, लास्ट ईयर एंड तक उन्होंने 4 ब्रदर्स बना लिए, कतर और ओमान।
तो कतर में भी गुजराती गरबा हो चुका है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द पोजिशन इज कि वो बोल रहे हैं कि हम सनातनी थे, एंड राइट नाउ दिल्ली इज इन क्वेश्चन मार्क के भाई प्रूफ लेके आओ। तो 2 MOUs हुए हैं, एक सऊदी अरेबिया के साथ और एक UAE के साथ। दोनों में उनके नेशनल आर्काइव्स का फुल एक्सेस भारत को दिया जा रहा है कि तुम ही बताओ कि भाई एंशिएंट मंदिर हमारी जगह पे किधर थे। तो सऊदी अरेबिया ने हज की एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया से निकाल दी है, और अभी जो वो प्रमोट कर रहे हैं, राइट नाउ दे आर प्रमोटिंग अल उला टाउन विच इज एन एंशिएंट मंदिर टाउन। तो अगर आप मैप में देखोगे, गुजरात का सोमनाथ एंड काबा इन द सेम लाइन एंड लेंथ, बिल्कुल वैसे केदारनाथ और इजराइल का टेंपल माउंट इन द सेम लाइन एंड लेंथ। आप स्ट्रेट लाइन बना के देख ले मैप में। और जूइश बाइबल में संस्कृत में लिखा हुआ है कि इंडिया से ये पूजा की सामग्री टेंपल माउंट तक आती थी सऊदी अरेबिया क्रॉस करके। इट इज मेंशन्ड इन द जूइश बाइबल। समझ रहे हैं? तो इस पूरे डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में जब ये गल्फ पूरा चेंज हो चुका होगा, जो मैं बोलता हूं कि NRI स्प्लिट पार्ट के UAE आएंगे, UAE बाहरी, UAE will be the first Hindu country, Saudi Arabia will be a Jewish majority and Iran will become a Christian majority. अब आपको देखना है कि with this changes, जहाँ पे रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, इन सबके बर्थ रेट्स जा चुके हैं, और बर्थ रेट्स जाने का रीजन क्या है, जो मैं डिफरेंस बताता हूँ अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वर्सेस सनातन इकोनॉमिक्स। तो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में पूरा विश्व ये बोल रहा है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हारा एक ही लाइफ है, राइट। अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में बोला जा रहा है कि यू हैव ओनली वन लाइफ। सिर्फ और सिर्फ सनातन इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। तो हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो वन लाइफ में बिलीव करते हैं, तो उनका पूरा इकोनॉमिक मॉडल कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। और क्योंकि हम लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल सेविंग्स वाला लाइफस्टाइल है। दोनों के इकोनॉमिक्स में ये अंतर है। तो जब आप डेट बेस्ड लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लोन ले लेके मुझे कंज्यूम करना है, तो लोन लेने का अर्थ क्या होता है? लोन लेने का अर्थ ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चोरी करके मैं आज खर्च कर रहा हूं। लोन लेने का अर्थ ये होता है, समझ रहे हैं? तो आज अमेरिका का 38 ट्रिलियन डेट क्रॉस हो रहा है, और जब महिलाओं को भी आपने उनके फर्टाइल ईयर्स में जॉब मॉडल में डाल दिया, तो आपका बर्थ रेट भी गया। मतलब फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चोरी करके मुझे आज खर्च करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को जन्म नहीं देना है मैंने। ये मॉडल चलेगा कैसे? तो उन्होंने बॉर्डर्स खोल दी। दे ओपनड अप देयर बॉर्डर्स। अमेरिका ने नीचे टेक्सास से पूरा बॉर्डर खोल दिया, उधर यूरोप ने अपना पूरा बॉर्डर खोल दिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल मॉडल तो चल ही नहीं सकता। सारे रेडिकल्स यूरोप में अंदर घुस चुके हैं 2031 से, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का फुल ब्लोन क्रूसेड्स, ब्लडशेड शुरू होगा पूरे यूरोप में 2031 से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जॉब मॉडल से एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में जाना है, तभी जाके भारत उस लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ सकता है जो हम 1000 साल पहले, मतलब 1800 साल तक हमारा एवरेज 27% GDP वर्ल्ड को हम दे रहे थे। उस लेवल पे आना है, एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे। तो सैलरी वाला कोई रिसर्च नहीं करने वाला ओरिजिनल, ना वो इनोवेट कर पाएगा। तो आपको पूरा एजुकेशन मॉडल जो है उसको ट्वीक करके एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन करना पड़ेगा। घर में ये एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा फेल होने का, वो मार्कशीट वाला नहीं, बिजनेस में फेल होने का। तो इंडियन पेरेंट्स को भी घर में ये वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐसे ही बिजनेस मॉडल नहीं बन जाता है, टीम बनेगी, इवॉल्व होगा मॉडल, राइट। बिल्कुल वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पैकेजेस होंगे नहीं, IT सेक्टर इज गोइंग,
बैंकिंग इज गोइंग बाय 2030, जो मैं बता रहा हूँ कि 500 की नोट पे एक्शन आएगा, और जब लोन मुझे मेरे यूपीआई यूएलआई पे मिल रहा है डायरेक्ट आरबीआई से, मुझे बैंक ब्रांच का क्या करना है? बिल्कुल वैसे वहां फॉरेन में क्राइसिस होके वहां भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल डॉलर, डिजिटल युआन आने वाला है, वहां भी बैंक का कोई पूरा आईटी सेक्टर, पूरा सर्विसेज सेक्टर जो फेक क्रिएट किया गया था, क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल पूरा फेक क्रिएट किया गया था, फार्मर्स को सुसाइड करवा के जो सैलरी के पैकेजेस मिल रहे थे आप सबको, वो पॉसिबल नहीं हो पाने वाला है 2030 के बाद। तो मेरे पास 5 ग्राम रियल गोल्ड है, उसके सामने उन्होंने मार्केट में 5000 ग्राम पेपर गोल्ड फैला दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में रखने के लिए, गोल्ड को आर्टिफिशियली नीचे रखने के लिए। बिल्कुल वैसे मेरे पास 5 kg वीट है, मैंने प्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने मार्केट में 5000 kg पेपर वीट फैला दिया फार्मर्स को सुसाइड कराने के लिए, बच्चों के क्लासरूम टू जॉब वाले फॉर्मेट को जारी रखने के लिए। समझ रहे हैं? तो पेरेंट्स को जब पैकेज मिलता है, फादर को सरप्राइज होता है कि ये मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, इसको ये पहले दिन से ऐसा क्या करने वाले जो इसको इतना मिल रहा है। तो फादर इज सरप्राइज्ड, ये ऑफिस में जाके ऐसा क्या करने वाला है जो इसको ऐसा पैकेज मिल रहा है। तो उनको पता नहीं है कि कितने फार्मर्स का सुसाइड करा के ये पैकेजेस पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो ये पूरा क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल और सर्विसेज सेक्टर हिट लेगा, और कौन आगे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग। फार्मर्स वुड बी द रिचेस्ट पीपल इन द नेक्स्ट डिकेड। 2035 के आसपास तो डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि किसके पास देसी गाय है। ये डिस्कशन शुरू होगा, और ये सारी सिटीज जो गलत तरीके से क्रिएट की गई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा 2030 के बाद। जिन्होंने टियर 2 और 3 में वीकेंड विलास ले रखे हैं, दैट विल बिकम द मेन रेजिडेंस। तो ये जो 12 लाख का जो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट दे रखा है एग्जेम्पशन, ये आखिरी इंजेक्शन है टियर 1 को सरवाइव करने के लिए, जिनको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूँ। इसका सर्वाइवल का ये आखिरी इंजेक्शन है, इसका इम्पैक्ट 2030 तक रहेगा। उसके बाद क्लासरूम टू जॉब्स का पता नहीं, विच मीन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेसर्स एंटरप्राइजिंग के लिए बच्चों को कैसे ग्रूम करेंगे बिना 20-25 साल किसी फालतू सब्जेक्ट्स में वेस्ट करवाए बच्चों के। तो इसीलिए सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में मंदिर इकोसिस्टम Mandir ecosystem, that was the core, that was the only equipment with which we were giving 27% on an average to the world GDP. तो वो सारे ट्रांजैक्शंस भगवान की मूर्ति के थ्रू ही हो सकते हैं। डायरेक्ट आप गुरु को पेमेंट नहीं कर सकते, ना गुरु ने कभी फीस चार्ज करनी चाहिए जब तक जो स्किल शिष्य सीखने आया है उसका प्रमाण नहीं दे देता, तब तक गुरु दक्षिणा गुरु नहीं मांग सकते। तो समाज जो कंट्रीब्यूट करता है भगवान के चरणों में, वो मूर्ति के थ्रू गुरु का रिसर्च और उनका पूरा जीवन स्पॉन्सर होता है। स्टूडेंट कभी डायरेक्ट फीस नहीं देना चाहिए गुरु को, क्योंकि जिस दिन ये जैसे ये अभी जो चल रहा है पूरा एक इंडस्ट्री बन चुका है और वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने का माफिया बन चुका है। मतलब ब्रिटिशर्स आने के पहले देयर वाज नो एजुकेशन डिपार्टमेंट, कहीं नहीं था। इट इज एक्चुअली अ कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, इट इज क्रिश्चियनाइजेशन डिपार्टमेंट, इट इज नॉट एजुकेशन डिपार्टमेंट। मतलब राजा ने क्यों तय करना है क्या कंटेंट पढ़ाना है, किस लिए? मुझे पता कैसे पता चलेगा कि राजा करप्ट है? कंटेंट गुरु तय करेंगे और गुरु का जीवन मंदिर स्पॉन्सर करेगा। पेमेंट भगवान के चरणों के थ्रू होगी। किसने पेमेंट करी फीस वो पता ही नहीं लगना चाहिए, समाज ने स्पॉन्सर करना रहता है ये।
तो ना वो बच्चा एडम स्मिथ का एरोगेंस दिखा सकता है कि मैंने फीस पे करी है, ना वो कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट कर सकता है कि मेरे को ये सर्विस चाहिए। तो भगवान की मूर्ति ही एडम स्मिथ का एरोगेंस काटती है और कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट काटती है। इसीलिए विश्व के जो टॉप 100 रिचेस्ट होने चाहिए वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो फैमिलीज नहीं हो सकती, वो स्टेट भी नहीं हो सकता, ना वो कंपनीज हो सकती। सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति आनी चाहिए टॉप 100 रिचेस्ट में, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शंस भगवान की मूर्ति के थ्रू होने हैं। पता नहीं लगना चाहिए कि किसने पेमेंट करी है। दैट वॉज अवर मॉडल, अवर सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जहां पे फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स इतना पावरफुल, मतलब पेरेंट्स ही इतने पावरफुल, स्किलफुल। मतलब आज के पेरेंट्स को इन्होंने डरा डरा के धमका के रखा है कॉलेजेस और इन्होंने स्कूल वालों ने, मतलब एंट्री भी नहीं ले सकता वो, उतना डरा के रखा है। मतलब आपके दादाजी दादी जी जो भी हैं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं कुछ उनको सिखाने को, ऐसा। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? उनके कोई गुण ही नहीं है जो आपको सिखाने चाहिए। लाइफ स्किल किसी को यहाँ मुझे बता दो, ड्राइविंग के लिए अलग जाना है, जो भी कुछ सीख रहा है, मेडिसिन, जब कितनी मेडिसिन जो किचन में बनती थी, आपको जानना चाहिए कि डीप स्टेट ने फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे खड़ी की। महिलाओं को जला जला के ये 3 इंडस्ट्री खड़ी हुई है। पूरे यूरोप में महिलाओं को जलाया गया जीवित, उसमें से फार्मा इंडस्ट्री बनी, उसमें से फूड इंडस्ट्री बनी, उसमें से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बनी। और आज भी कार्टून में दिखाया जा रहा है, आपको नहीं पता। कार्टून में जब वो चुड़ैल दिखाई जाती है, वो तो ग्रीन कलर का लिक्विड ऐसे हिला रही है, वो क्या है वो आपको समझना है, क्योंकि हमारी महिलाएं ही थी जो वो दवाई बनाती थी किचन में। फूड ही मेडिसिन था, किसी को दवाई की जरूरत ही ना पड़े। इन सारी महिलाओं को चुड़ैल बोल के जीवित जलाया गया, उसमें से फार्मा इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उसी में से फूड इंडस्ट्री खड़ी हुई है, उसी में से इंश्योरेंस इंडस्ट्री खड़ी हुई है। समझ रहे हैं क्या क्या हुआ है? तो डीप स्टेट कैसे बनता है और किस प्रकार से कुछ चुने हुए एरिस्टोक्रेट फैमिलीज ने वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लेके ये पूरा खेल रचा है। और इसके सामने भारत का जो रोल अब खड़ा हुआ, बिकॉज 2014-15 से गोल्ड और सिल्वर जिस प्रकार से सारी सेंट्रल बैंक्स ने एक्यूमुलेट करना शुरू किया, तो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम नहीं हो पाई, लेकिन ब्रिक्स प्लस में ये तय हुआ कि सारे राष्ट्र थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि हम सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे डॉलर की तरह कि किसी एक कंट्री का राज हो, हम मल्टी करेंसी बास्केट बना रहे हैं। तो सारी सेंट्रल बैंक्स थोड़ा थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेगी तो भी डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। जो रेट अभी 24% के आसपास चल रहा है, जैसे ही ये 25 क्रॉस करेगा, डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सारे रीजनल पावर्स अपने आसपास की कंट्रीज के साथ लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे। और जब पता लगा कि कोई एक करेंसी पे कोई रेडी नहीं होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी यूपीआई लेके आए कि भाई मेरा पेमेंट मैकेनिज्म मैंने उस कंट्री के पेमेंट मैकेनिज्म के साथ लिंक कर दिया, बीच में डॉलर का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने सारे इंटरनेशनल ट्रेड पैक्ट्स कैंसिल किए और बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक एक कंट्री लाइन में आएंगी और एक एक के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट में डॉलर बाय डिफॉल्ट बैठ जाता है और फिर मैं 15 कंट्री को कैसे कन्विंस करूंगा अगर उसमें 15 कंट्री है। तो एक एक कंट्री को लाइन में बुला के एक एक के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए, क्योंकि अब मुझे एक ही के साथ नेगोशिएट करना है कि कल से हम डॉलर में नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? और ये सबसे पहला ऑफर शी जिनपिंग को दिया गया था 2018 में कि लेट्स डू ट्रेड इन रूपी एंड युआन। चाइना तब रेडी नहीं हुआ, उनका पूरा कंट्रोल भी नहीं था, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जस्ट आए ही थे शी जिनपिंग। लेकिन जब कोविड आया, जैसे ही कोविड आया तो शी जिनपिंग को समझ में आया कि 40 साल तक पूरे विश्व की हमने मजदूरी करी और रिजर्व्स में बना खाली $3 ट्रिलियन, और अमेरिका ने 16 ट्रिलियन छाप के अमेरिकन को दे दिया, जाओ मजे करो ड्यूरिंग कोविड। 16 ट्रिलियन, ये लोग 40 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन बना।
तो अगर ये बात सच होती कि जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेड है या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो रिचेस्ट कंट्री होती, अगर ये बात सच होती तो चाइना 2015 में हो जाना चाहिए था उसका रिजर्व करेंसी स्टेटस। हुआ क्या? नो, कोई कनेक्शन ही नहीं है ट्रेड के साथ। तो सारी कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि ये लोग खाली करेंसी छाप के हमारा पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, उनके इंटैक्ट रखे हुए हैं, और फिर हम पे रिपोर्ट निकालते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो आइडिया ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सब लोग थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन झेले। कोई एक कंट्री का लेबर क्यों एब्यूज हो, क्यों किसी एक कंट्री का ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो। सो दैट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दैट वी आर ट्राइंग। तो सारे हॉटस्पॉट्स जो डॉलर के लिए खड़े किए गए थे, पीओके, ताइवान, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, और जैसे इन्होंने पनामा और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ले लिया, अब धीरे धीरे लेते जाएंगे वेनेजुएला के बाद, तो वो उनका रीजनल एरिया। तो सारे बड़े पावर्स अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन कर रहे हैं, विच मीन्स बाय 2030 ये सारा हो चुका होगा। पीओके भी हो चुका होगा, ताइवान भी हो चुका होगा, यूक्रेन भी हो चुका होगा, और मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी शुरू होगा। ये सारे हॉटस्पॉट्स डॉलर के लिए खड़े हुए थे, अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए रिवर्स हो रहे हैं। अब मैं थोड़े प्रेडिक्शंस आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें बहुत सारे हैं, डोकलाम, बालाकोट, एलएसी स्टैंड ऑफ, यूक्रेन, अदानी एफपीओ अटैक, गोल्ड के रेट्स, ऑपरेशन सिंदूर दिखा दें। ऑपरेशन सिंदूर ये 28 अप्रैल का प्रेडिक्शन है। फॉलोअर्स ने पूछा था कि सर कोई हिंट डालो कि कब होगा ऑपरेशन सिंदूर, तो ये मैंने बंगाल टाइगर का फोटो डाला। और 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन, दो दिन उनका जन्मदिन होता है, 7 और 9 में दोनों सेलिब्रेट होता है अलग अलग प्रकार से। और फिर इधर 29 मई, इधर 29 मई प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया, फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल टाइगर आई एम सेइंग ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, ये 6 मई का लाइव मेरी चैनल पे मैंने प्रेडिक्शन दिया कि कुछ ही घंटे बचे हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होगा। ये 28 अप्रैल का राजनाथ सिंह जी का मीटिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मैंने इधर ऊपर लिखा है वी आर रेडी, और शाम को न्यूज़ में आ गया कि द मैसेज वाज वी आर रेडी। ठीक है, ये 5 मई का प्रेडिक्शन है। नवदुर्गा डाला है मैंने क्योंकि 9 जगह पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स होंगी, वो प्रेडिक्शन। और ऊपर लिखा है मैंने नीट एग्जाम खत्म हो चुकी, बच्चे घर वापस आ चुके हैं। ये 7 मई का प्रेडिक्शन है, नाग और अस्त्र, और फिर 8 तारीख को नागास्त्र यूज हुआ। तो दीज आर जस्ट, ये ऑपरेशन सिंदूर के हैं। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का डेट भी मैंने मतलब पजल डाल दिया है, किसी से क्रैक नहीं हो पाया, पजल डाल बताओ प्रदीप भाई। आपको दूसरा गोल्ड का रेट देखना है, सिल्वर। ये गोल्ड का प्रेडिक्शन 2022 में कि 63 से 75,000 के बीच होगा बाय दिसंबर 2023। मई 23 में 63 क्रॉस हो गया। इधर नवंबर 2024 का प्रेडिक्शन 85 से 90,000 के बीच में होगा 2025 में, इधर 87 हो गया 6 फरवरी को। इधर 2023 का प्रेडिक्शन 80 से 85 के बीच होगा बाय दिसंबर 24, 81 हो गया अक्टूबर 24। और ये फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स पूरे 24 मंथ्स का प्रेडिक्शन, जो मंथली पॉलिसी डिसीजन है उसका एक स्ट्रोक में 24 मंथ्स का मैंने प्रेडिक्शन दे दिया कि 2024 इलेक्शन तक एक भी रेट कट यूएस से नहीं आएगा। दिस इज 24 मंथ्स पॉलिसी प्रेडिक्शन। फिर आपको कैलिफोर्निया फायर समझना है, तो ये मैंने इंश्योरेंस की हेडलाइन पर से कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर होगा उसका प्रेडिक्शन दिया है। अगस्त 24 का प्रेडिक्शन, और नवंबर दिसंबर में वाइल्ड फायर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, 3 चीज़ों से मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। 1 इज कैश फ्लो, सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज ऑफ लीडर्स, एंड थर्ड इज डेट्स ऑफ हिस्ट्री। देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आता नहीं मुझे। सो
कुछ कुछ लीडर्स होते हैं जिन्होंने 1000 साल की डेट्स रिवर्स कर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 1000 साल की डेट्स रिवर्स कर रहे हैं। तो बालाकोट वीर सावरकर के दिन, 2000 की नोट गोडसे के दिन, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सरदार पटेल के दिन, वक्फ एक्ट औरंगजेब के दिन, राइट। बिल्कुल वैसे इजराइल ने जो तीनों अटैक्स ईरान पे किए, तीनों के सिग्नल बैंक ऑफ जापान से आए। तो 3 चीजें आपने टैली करनी है, डेट्स ऑफ हिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज ऑफ लीडर्स और कैश फ्लो। ये तीनों मैच होता है, यू कैन गिव अ प्रेडिक्शन। तो जैसे ये पनामा और गल्फ ऑफ अमेरिका का भी, जैसे वेनेजुएला का हुआ, ये ओलंपिक्स की फोटो पर से मैंने इधर सर्कल किया है, पनामा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और लिखा है अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन। मतलब पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन का भाग होगा। 3 प्रेडिक्शन मैंने दिए, यूके का पार्टीशन, ग्रेटर इजराइल और अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन। ये ओलंपिक्स की सेलिब्रेशन की फोटो पर से मैंने ये 3 प्रेडिक्शन दिए। 12 अगस्त 2024 और 10 फरवरी 2025 को उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया गया, और फिर पनामा कैनल भी जो है उसका कब्जा किया गया। और आप वेनेजुएला वाला तो आप अब देख ही रहे हो। तो ये जब ट्रंप नहीं थे, ट्रंप की टीम भी नहीं थी, बिल्कुल वैसे ट्रंप की टैरिफ का 200 से ज़्यादा प्रेडिक्शन है। ट्रंप की टैरिफ, एनआरआईज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे मारे जाएंगे यूएस कैंपसेस में, ये सारे प्रेडिक्शन मैंने 2-3 साल पहले के दिए हुए। बालाकोट देख रहे हैं, ये बालाकोट का प्रेडिक्शन 5 महीने पहले, ये बालाकोट का प्रेडिक्शन 48 आवर्स पहले, ये बालाकोट का प्रेडिक्शन 4 दिन पहले, और ये बालाकोट के दिन मैंने प्रेडिक्शन दिया कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा सुबह। तो मैंने लिखा है फर्स्ट अ डिनायल देन सम माइनर एक्शन एट दी एलओसी। तो पहले उनका स्टेटमेंट आ गया कि कुछ पेड़ गिरे हैं, फिर दूसरे दिन उन्होंने माइनर एक्शन किया। तो आपका ये प्रेडिक्शन बताइए, अमेरिका कब कोलैप्स हो रहा है? It's over. I'm saying 3 rupees by 2029. 3 rupees for the dollar by 2029. So basically gold और silver is working like a pipeline. तो डॉलर का पूरा वैल्यूएशन गोल्ड और सिल्वर में ला रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन रूपी अंदर लेके जाएगा। बेसिकली रूपी टर्म्स में गोल्ड और सिल्वर भी नीचे जाएगा और डॉलर भी नीचे जाएगा। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ पाइपलाइन। तो जितने भी आईटी और फाइनेंस कैपिटल्स हैं उसका कोलैप्स चल रहा है। न्यूयॉर्क इज द फाइनेंस कैपिटल, आईटी कैपिटल इज कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, ये सारी सिटीज का स्क्रिप्टेड कोलैप्स चल रहा है बिकॉज दीज आर आईटी एंड फाइनेंस कैपिटल्स। ये सब गिरा के नए स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे, गिफ्ट सिटी, Texas, Dubai, Shanghai and Moscow. These are the new stock exchanges in the new world order. The richest people would be living in Surat and Dubai in the new world order. दो और दुबई बन रहे हैं, एक दुबई गाजा में बन रहा है और दूसरा दुबई इजिप्ट में बनेगा। 2 और दुबई बन रहे हैं। So Surat also they are considering like Dubai because this was the richest city of the entire continent before invaders came in. So it is natural for Surat to get that position. ये चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का 2022 का है। LSE स्टैंड ऑफ मैंने 20 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था। अदानी एफपीओ अटैक मैंने 7 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था। ये अगस्त 2022 को ताइवान को उन्होंने सर्कल किया था मिलिटरीली, और ये मैंने मैसेज डाला था कि अगर मंडे फॉरेन मिनिस्ट्री की ये लेडी अगर स्टेज पे आई तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, वरना नहीं होगा। और ये उनका डेटा बताया है, मंडे वो स्टेज पे नहीं आई। सो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टैली करने के लिए कि ऐसे ही चल रहा है या नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। गाजा एज अ दुबई कैन, गाजा एज अ दुबई, गाजा एज दुबई मतलब गाजा इज अ डिफरेंट,
ये मैंने जनवरी मैं खुद गाजा में गया था और मैंने वहाँ रूइंस में वहीं पे उनको बता दिया था कि ये दुबई बनेगा। वो इजराइल वाले हंस रहे थे। ये फरवरी 2024 को ये मैंने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ, नॉर्थ गाजा कैन बी बिल्ट इनटू दुबई 2.0। तो तब ट्रम्प भी नहीं थे, ट्रम्प की टीम भी नहीं थी। ट्रम्प जब आए तब उन्होंने फरवरी 25 में बोला कि गाजा में रिवेरा बनाएंगे, राइट। और फिर फरवरी 25 में सऊदी अरेबिया ने अरब समिट भी इसके ऊपर करी कि कौन कौन सी कंट्रीज वो दुबई में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये 2024 फरवरी का प्रेडिक्शन मैंने वहीं पे देख के बता दिया था। पूरा रूइंस था, बट दैट विजिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इजराइल में जब हम गए तो 17 साल का बच्चा जो गाजा में फाइट कर रहा था टेररिस्ट से, वो बताए 15 दिन से उसने सिर्फ बिल्ली मार के खाई उसने 15 दिन। बिल्ली और च्युइंगम, बस खाने को कुछ नहीं था। टेररिस्ट को मारने भेजा गया था, 17 साल का। और पूरी ट्रेन में हमने देखा जितने सारे यंगस्टर्स थे 14-15 की एज के, फुल साइज गन्स लेके प्रैक्टिस करके आए हुए, थक के सो गए थे नीचे ट्रेन में। सो व्हेन वी आस्क्ड देम कि भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन रेडिकलिज्म का, तो पहले तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख के शॉक लगा। 1 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसे 1 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 50 जगह पे ज्यूइश लिखा है और सबका सिग्नेचर है, बस दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो अच्छा लगा देख के। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा मैंने कि व्हाट इज जूइश नेशन, तो जितना हमारा कंफ्यूजन है उतना ही उनका भी है। उनके भी अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं। व्हाट इज जूइश, आर यू सेइंग कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, इज दैट जूइश इजराइल? तो आधे हाँ बोल रहे हैं, आधे ना बोल रहे हैं, पता नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे। लेकिन जब रेडिकलाइजेशन पे पूछा तो बोलते हैं कि 4 बच्चे पैदा करेंगे, 2 मर जाएंगे, लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ने वाले। दिस वाज द आंसर। तो फिर वो मुझे पूछे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 2002, और फिर मैं कुछ जो मेरे टॉक्स में डी रेडिकलाइजेशन कवर करता हूँ मैं, डी रेडिकलाइजेशन, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है। तो मैंने अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको मैं बोलता हूँ 90 + 5 + 5। तो इजराइल की आर्मी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बोलते हैं कि हम खाली टेररिस्ट को मारते हैं 5%, हम इनोसेंट का कुछ नहीं करते। यही कुछ पॉलिसी इंडियन आर्मी का भी, कि हम ऑपरेशन सिंदूर में खाली टेररिस्ट को मारें, सिविलियंस को कुछ नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 5% टेररिस्ट हैं वो सबसे ऑनेस्ट और ट्रूथफुल लोग हैं कम्युनिटी के। वो तो झूठ बोल ही नहीं रहा, उसको पकड़ा तुम, वो झूठ बोल ही नहीं रहा, वो क्लियर बता रहा है कि मैंने इसके लिए बॉम्ब फोड़ा, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट 5% जो है ना, दीज आर द क्लेरिक्स एंड सेलिब्रिटी जो कवर फायर देते हैं। स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक बोलेंगे कि दिस इज रिलीजियस फ्रीडम, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हम करेंगे। जैसे ही स्टेप 10 पे वो फट जाता है तो बोलता है नहीं, दिस इज नॉट इस्लाम, हम इसको नहीं जानते। ऐसा कुछ लोग, कुछ बुरे लोग हैं। सबसे डेंजर जो है वो ये 90, क्योंकि ये 90 ने पैसा लगा के वो 5% टेररिस्ट क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि एक एरिया में रैंडम स्टैबिंग होगा तो अगले दिन सुबह वहां से 30,000 लोग प्रॉपर्टी खाली करके जाते हैं। वो जो अच्छा वाला है ना वो खरीदने आता है, समझ रहे हैं? जो आप बोल रहे हो ना मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, खरीदने वही आता है, टेररिस्ट नहीं आता है। समझ रहे हैं? ये आपको समझना है कि कैसे 50 कंट्रीज क्रिएट हुई, है ना? तो वो ये 90 जो है वो इकोनॉमिक मॉडल बना चुके हैं कि रेडी वेल्थ मिलने वाली है, समझ रहे हैं? तो वो आएगा, रोएगा, बोलेगा भाईजान बहुत बुरा हो आपके साथ, हमारी कम्युनिटी में ना कुछ बुरे लोग हैं, कितने में दे रहे हो? तो यही चीज़ कश्मीर में हुआ, यही बंगाल में, यही केरला में, इसी तरह 50 कंट्रीज बनी। लाइन में 10 शॉप है, पहला शॉप प्रीमियम में खरीदा जाता है, दूसरे में उसका भाईजान आएगा, 6 महीने बाद उसमें गाय कटेगी, बाकी की 8 शॉप मुफ्त में मिलने वाली है। तो ये जो 90 है ना, ये अच्छे मुसलमान हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ मैंने इजराइल की फोर्सेस, उनकी कैबिनेट को भी समझाने की कोशिश करी, तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं।
तो जब रेडिकलाइजेशन समझ में आएगा तो डी रेडिकलाइजेशन समझ में आएगा। तो रेडिकलाइजेशन ऐसे हो रहा है 90 + 5 + 5 सबसे ऑनेस्ट सबसे रिस्पेक्टफुल टेररिस्ट है, क्योंकि वो बेचारे झूठ बोल ही नहीं रहे। उससे बाद ये थोड़े कम, और ये तो बापरे, ये प्रॉपर्टी लेने आएंगे, समझ रहे हैं। तो किसी फ्राइडे के दिन आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो जाती है, फिर आपको 10 साल बाद पता लगता है। चलो जय हिंद। Thank you so much, Ankit sir. Now I would like to request Harshit Chanduka sir to give a session. अंकित जी थैंक यू सो मच। लगभग 30 से 40 प्रश्न बना के लाया था, सब कुछ कवर्ड हो गए हैं, तो कुछ नए बनाए हैं। जब आप आईटी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे और एक लार्ज सेट ऑफ ऑडियंस हमारी आईटी सर्विसेज में है या तो उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं आईटी रिलेटेड, तो उनकी शक्लें मैं देख रहा था, थोड़े से वो हताश हो रहे थे कैसे आगे बढ़े। तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि उनके लिए आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले आईटी के रिलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। आईटी इज रेलेवेंट, टेक्नोलॉजी इज रेलेवेंट, बट आईटी ने अब जिस सेक्टर में वैल्यूएशन शिफ्ट होने वाला है वहां से आपको पेमेंट लेनी है। तो टेक का क्या यूज आप फार्मिंग में करोगे, टेक का क्या यूज आप डिफेंस में करोगे, टेक का क्या यूज आप स्पेस में करोगे, लॉजिस्टिक्स में करोगे, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आईटी सेक्टर नाउ। बजाय इसके कि यूएस का वो पूली वाला बैकअप ऑफिस, और वो पेमेंट होने ही नहीं वाली। मतलब रेट का तो जाने दो, 3 रुपीज हो ना हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो पेमेंट आएगी कहाँ से, और उसका पर्स खाली है तो पेमेंट होगा कहाँ से। मतलब मोदी जी और ट्रम्प के बीच इंडिया यूएस डील हो भी जाए, जब पेमेंट करने वाला गरीब हो चुका है, समझ में आ रहा है, तो होएगी कहाँ से पेमेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, और फिर ऐसा नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम विद द सेक्टर इज। जैसे बेंगलुरु के कुछ जो कंसल्ट करते हैं मुझे, तो अब तो सर जैसे सबको पता है तो हंसते हंसते ले ऑफ होते हैं स्माइल देते हुए, बिकॉज पहले से सुना रहता है कि ले ऑफ होने वाले हो। तो जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्या मतलब पैकेजेस तो अच्छे थे, सेविंग्स क्यों नहीं हुआ है, तो बोलते हैं अमेरिकन कुत्ता लेके आते हैं स्क्रीन पे मंडे, और फिर सुनाते हैं कि पूरे वीकेंड में पैसे कैसे उड़ा दिए। तो हमको भी कुछ स्टोरी बोलने का था, तो हमने भी पैसे उड़ा दिए। दिस वॉज द आंसर आई गॉट। ठीक है, तो हमारे कोई रिजर्व करेंसी नहीं है जो आपको छाप के दे देगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेक्टर को, दूसरे सेक्टर को सर्व करना है और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो इनोवेशन अभी तक नहीं हो पाया राष्ट्र के लिए, जिसको हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी मूवमेंट बोलेंगे, वो करना है। तो उसके लिए जो एफर्ट्स डालने आपको रियल रिसर्च और इनोवेशन के लिए, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। और ऐसा नहीं है कि फेसबुक जैसा फेसबुक बना दिया, नहीं, आपको फेसबुक से बेटर कुछ फीचर के साथ लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ इंडिजिनस है इसलिए लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। यू हैव टू ऑफर सम बेटर इनोवेशन देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, तो लोग शिफ्ट होंगे। सिर्फ मोदी जी के बोलने से शिफ्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं होता। ब्रिंग बेटर फीचर्स देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यंगस्टर्स। और नए मार्केट्स,
चाइना, रशिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। डॉक्टर साहब, हम चाइना +1 जो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, आज भी हमारा काफ़ी हैवी रिलायंस है ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट्स, बट बॉर्डर पे अलग डिस्प्यूट चल रहे हैं। पिछले 3 महीने में चाइना ने WTO में ये 2 बार इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है फॉर पेटेंट इन्फिल्ट्रेशन। तो सर, ये जो हाई ट्रेड लो ट्रस्ट मॉडल जो है, ये कितना सस्टेनेबल है और एक यूथ उसको किस तरीके से देखे? बिकॉज वो कंफ्यूज्ड है कि चाइना हमारा दोस्त है, पार्टनर है, दुश्मन है, क्या है एग्जैक्टली? सो अंडरस्टैंड दैट चाइनीज को अंडर शी जिनपिंग ये रियलाइजेशन आया है, वो भी कोविड और गालवान के बाद, गलवान इंसिडेंट होने के बाद की बात है ये। तो उनके टॉप पॉलिट ब्यूरो में जो 2 बड़े लीडर्स थे ओवर प्रो एक्सपोर्ट्स, दोनों को शी जिनपिंग ने नवंबर 2022 तक हटा दिया। और पार्टनर है कि नहीं है उसका बहुत क्लियर प्रूफ आप ये मान सकते हो कि आमिर खान ने लास्ट मूवी रिलीज नहीं करी चाइना में। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट ही नोस के पार्टनर हैं। तो पूरा जो 3 खान ने 3 सेट ऑफ कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करके रखी थी, एक के पास पाकिस्तान UAE, दूसरे के पास ईरान सऊदी अरेबिया और तीसरे के पास टर्की और चाइना। और वो जो पूरा डार्क एक्टिविटीज बॉलीवुड का जो चल रहा था मुंबई में, उन सबको समझ में आ गया है कि दिस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो वन ऑफ द प्रेडिक्शंस आई हैव गिवन कि 3 में से 1 खान विल बी कमिंग बैक बाय 2030। सो घर वापसी तो होनी चाहिए। और एटलीस्ट आई कैन सी 3 हीरोइंस विच आर क्लियरली वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन। वन इज कैटरीना कैफ, सेकेंड इज दिस अली खान, सारा अली खान, एंड देयर इज वन मोर। तो ये तीनों आपको मंदिरों में जाती हुई दिखाई देंगी। सो अ चंक ऑफ बॉलीवुड नाउ अंडरस्टैंड्स, क्योंकि 1971 के डॉलर के बाद जिन जिन लोगों को फेक पॉपुलैरिटी मिली थी, उन सब का रिस्पेक्ट साफ हो चुका है। हर एक फेक चीज़ों का रिस्पेक्ट साफ हो चुका है, चाहे वो एक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, राइटर्स हो, राइट, नेता हो, सबके सब पूरी फेक क्रिएट की हुई इमेज साफ हो चुकी है। तो रिवर्सल नेचुरल है। तो तब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है ना। रिवर्सल तो दिख रहा है। सर, एक चीज़ समझाइए, जैसे रशिया के पास मिलिट्री है, एनर्जी है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास अपना मैन पावर है, डेमोग्राफी है। क्या ये 3 देश मिलके एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम यूएस के लिए एक रेजिलियंस क्रिएट कर पाएँ? उसके पीछे क्या काम चल रहा है और कितनी सस्टेनेबिलिटी है? देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में 3 नहीं है, 4 है, यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना, यही 4 है। इसका कारण ये है कि अगर आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करोगे, तो जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो किसने पैसा बनाया है? तो वही रशियन ऑयल और गैस पे चाइना ने प्रीमियम चढ़ाया, इंडिया ने प्रीमियम चढ़ाया, अमेरिकी कंपनीज ने प्रीमियम चढ़ाया और वेस्टर्न सिटीजन्स को बेचा। तो जो पैसे बना रहे हैं वही पार्टनर्स हैं। एज सिंपल एज दैट। कैश फ्लोज का सिंपल नियम है, कैश जहां घूम रहा है, दोज आर द रियल पार्टनर्स, स्क्रीन पे चाहे हेडलाइन कोई भी हो, ठीक है। तो रशियन ऑयल गैस पे बैन लगा के यूरोपियन सिटीजन्स और अमेरिकन को प्रीमियम किसने चढ़ा के चार्ज किया? रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस। तो चारों पार्टनर्स हैं डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस में। और पीओके, ताइवान, यूक्रेन और पनामा जैसे वो एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब प्रिंसिपली हो चुके हैं, फिजिकली हैज टू हैपन। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर। यूएस कैसे हो सकता है? यूएस और इजराइल। यूएस, आपको देखें, जब कभी किसी कंट्री की बात करो तो आपको चीज़ें समझनी है। आप खाली यूएस बोलोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यूएस डीप स्टेट, यूएस गवर्नमेंट, यूएस फोर्सेस और पॉलिटिशियंस, किसकी बात कर रहे हो? अगर आप अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहे हो तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उनको पूछ के डॉलर को रिजर्व करेंसी नहीं बनाया गया था, उनको पूछ के, ना पॉलिटिशियंस को पूछ के, ना अमेरिकी सरकार को पूछ के। पीछे जो डिसीजन ले रहे थे वही थे, राइट। बिल्कुल वैसे अगर आप चाइना की बात करोगे,
तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हो, पीएलए की बात कर रहे हो या चाइनीज सिटीजन की बात कर रहे हो? अगर आप पूरा कंट्री का नाम लोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, कौन से सेक्शन में कौन डिसीजन ले रहा है, कौन सा सेक्शन, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे यूएस डीप स्टेट गोल्ड और सिल्वर क्योंकि एशिया में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि डीप स्टेट तय कर चुका है। मतलब अगर अमेरिकी कैंपसेस में इंडियंस को मारा जा रहा है या एनआरआईज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा के कैंपसेस आपके घर पे आने वाले हैं। तो वहां से निकालेंगे तो तब तो आप यहाँ पे एडमिशन लोगे ना, समझ रहे हैं? तो बाय 2030 बहुत सारा वेस्टर्न ऑपरेशंस जिसको सरवाइव करना होगा वो शिफ्ट हो चुका होगा भारत में। अगर आप प्रधानमंत्री बॉडी लैंग्वेज अगर आप रीड करें तो प्रधानमंत्री जी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो वेस्टर्न कंपनी का लीडर आता है, साथ में बोला जाता है कि अगर इंडिया हेड चाहिए वरना मीटिंग नहीं मिलेगी। इंडिया हेड आता है, मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद वो वापस जाता है, वहाँ ले ऑफ अनाउंस करता है, यहाँ प्लान अनाउंस करता है। समझ रहे क्या चल रहा है? तो बाय 2030 जिस बिजनेसेस ने सरवाइव करना होगा वो भारत शिफ्ट हो जाएंगे। सर एक आखिरी प्रश्न, फिर हम Q&A की तरफ मूव करेंगे। सोशल मीडिया पे जैसे बहुत नरेटिव चल रहे होते हैं, अभी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 लॉर्डिंग करके मतलब एक चल रहा है काफ़ी टाइम से। एक 20-22 साल के विद्यार्थी को या फिर हमारे लिए भी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कौन से नरेटिव को सही समझें? अंकित शाह जी को सुने, दैट इज़ वन ऑफ द वे। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमें सही नरेटिव और सही फैक्ट सामने आए? नहीं, देखिए मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उसको अगर आपको ट्रांसलेशन करना आ गया तो आप डिकोड कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे जनवरी में जब हेडलाइन आया कि ट्रम्प रीइटरेट सपोर्ट फॉर H1B, तो मैंने तुरंत ट्रांसलेशन दिया कि H1B पे डायरेक्ट एक्शन होगा। एग्जैक्ट उल्टा। बिल्कुल वैसे जब ईरान के ऊपर जब अटैक आया तो रशिया ने बोला कि रशिया के रिलेटेड हेडलाइन आया कि वी विल सपोर्ट फॉर अगेंस्ट दिस अटैक, राइट? तो कोई सपोर्ट आने ही नहीं वाला था। दैट इज द ट्रांसलेशन। तो अगर आपको कोई हेडलाइंस का एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग है, वो अगर आपको ट्रांसलेट करने आ गया तो यू कैन डिकोड। दूसरा जो वर्ल्ड वॉर वाला चलते रहता है, पहले ये समझना है कि एक भी वर्ल्ड वॉर तो थे ही नहीं। These were यूरोपियन वॉर्स, वो वर्ल्ड वॉर नहीं थे। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन और बाकी के यूरोपियन पावर्स के पास 50 से ज्यादा कॉलोनीज कंट्रोल में थी, इसलिए सारे कंट्रीज को उसमें घसीटा गया। तो अगर आज मेरे को तुम वर्ल्ड वॉर की बात करोगे तो कौन सी कंट्री की सुन के कोई वॉर में घुसेगा? उनके पास 50 कॉलोनीज थी उनके पास, तो सबको ऑर्डर दे दिया कि भाई यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। राइट, इट वाज यूरोपियन वॉर फंडेड बाय इंडियन टैक्स पेयर्स, बिना हमको पूछे। देयर वाज नेवर एनी वर्ल्ड वॉर। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा तो मे बी वी कैन बेटर वेरीफाई द न्यूज़। और कैश फ्लोज आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले लंदन की सारी बैंक्स के आगे लाइन लगी थी क्राइसिस की। तो आपको स्क्रिप्ट समझनी है। जैसे पहले वर्ल्ड वॉर हुआ, 1 ट्रीटी ऑफ वर्सेली करके यूरोप को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। उसके बाद स्पेनिश फ्लू आया, उसके बाद LGBTQ हुआ, मतलब जर्मनी में बर्लिन में सारे पुरुष लिपस्टिक और फ्रॉक पहन के घूम रहे थे। उसके बाद हिटलर आया, उसने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी और फिर गोल्ड का रीवैल्यूएशन आया। बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट अभी चल रही है, नो डिफरेंस। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके बाद इसकी जगह कोरोना आया, स्पेनिश फ्लू की जगह, और LGBTQ शुरू हो गया। फिर अब ट्रम्प मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, फिर गोल्ड रीवैल्यूएशन आएगा। सेम टू सेम सीक्वेंस, कोई चेंज नहीं है सीक्वेंस में। धन्यवाद सर। ऑडियंस के कुछ प्रश्न हैं, वन बाय वन। यस सर, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज निशा एंड जैसे वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, तो जो मेन लीडर्स है जिंग जिनपिंग, मोदी, सब 80-75 पहुंच गए। तो एक लाइफ स्पैन के हिसाब से फिर किसी को इधर उधर हो गया तो फिर वो सब वो प्रिडिक्शन वो समझ में नहीं, या फिर उन्होंने, मैंने भी बीच में एक देखा था
कि वो लोग कुछ अभी कोरियन प्रेसिडेंट वो सब बात कर रहे थे कुछ मेडिसिन या ऐसे कोई थोड़ा खींचने के लिए लाइफ के लिए, तो वो कैसे क्योंकि सब अभी 5-10 साल में ही है तो समझ नहीं आ रहा है कैसे। आप तय रखें कि प्रधानमंत्री जी का एक और टर्म है, एक और टर्म है। और जहाँ तक शी जिनपिंग इज ऑल्सो नॉट गोइंग, वो पूरा फेक न्यूज चलता है। हर तीसरे महीने वो शी जिनपिंग को मार देते हैं न्यूज में। टोटल फेक, पूरा फेक चलता है। पुतिन के ऊपर कू हो गया, नो टोटल फेक न्यूज, सारा फेक न्यूज है, सारी हेडलाइंस फेक है। हर तीसरे महीने शी जिनपिंग को हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ गिर गया, ये वो दवाई ले रहा है, ये वो नथिंग, हाउस अरेस्ट, उसके घर पे मिसाइल जा रही, कुछ नहीं हो रहा। राइट, चाइना में तो स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, इतना बता रहा हूँ। अंकित भाई, जैसे अभी पर्सनल लोन के डेटा हैं जिसमें ये कहा गया कि 27% जो पर्सनल लोन लिया गया वो ट्रैवलिंग के लिए और लग्जरी स्टेज के लिए लिया गया। इंडिया की बात है ये, तो क्या लगता है आपको कि हम वापस वही अमेरिकन स्टाइल में ही स्पेंड कर रहे हैं? इसकी पे आपका क्या कहना है? देखिए राहुल भाई, यंगस्टर्स में एब्राहमिक इकोनॉमिक्स के ऊपर क्लियर उनको नरेटिव्स ही सोशल मीडिया पे हर जगह पे ऐसे सेट किया गया है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वैसे सिंगल चाइल्ड और 2 चाइल्ड मैक्सिमम, तो दादा दादी का सारा पैसा उनको आना है, पता है उनको, राइट, नाना नानी का पैसा भी उनको ही मिलना है, उनको पता है। सो दिस इज एग्जैक्टली वाई जब न्यूज़ आता है कि इतने बिलियनर्स भारत छोड़ के मिलियनर्स जाना चाह रहे हैं, तो ये जो जाना चाह रहे हैं ये वो लोग हैं जो स्पेंडिंग में मानते हैं। इनको वो फायर है ही नहीं बिजनेस बिल्ड करने की। इनके दादा ने मेहनत करके बिजनेस बिल्ड कर लिया, 3rd-4th जनरेशन आते आते वो फायर जा चुका है, वो खुद कंज्यूमर बन चुके हैं, उनको खाली शॉपिंग में इंटरेस्ट है, उनको वो मेहनत घिसाई कुछ करना ही नहीं है। सो दिस शोज के कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का गैप रहा है, विच इज़ वाई दिस इज हैपनिंग। तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये हाई कंजम्पशन वाली लाइफस्टाइल, वन लाइफ वाला सिंड्रोम जो है बीमारी हो चुकी है। इसका क्या इफेक्ट आएगा? इसका बहुत क्लियर इम्पैक्ट है। मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स में अगर हमारा बर्थ रेट और सेविंग्स नहीं इम्प्रूव हुआ तो 2050 के बाद प्रॉब्लम इकोनॉमी को आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एआई अपना प्रोडक्ट खुद थोड़ी कंज्यूम करेगा। जब तक ह्यूमन कंज्यूम नहीं करता है तब तक प्रॉफिट होना ही नहीं है। तुम कुछ भी ऑटोमेशन कर लो, ऑटोमेशन से प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन सेल करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए तो किसी ह्यूमन ने कंज्यूम करना है ना। तो अगर आपका बर्थ रेट जा चुका है तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, राइट। वेल्थ ओनली पासिस बाय बर्थ रेट, बाय इनहेरिटेंस, और कोई तरीका नहीं है वेल्थ पास ऑन करने का वर्ल्ड का। तो जिनके भी बर्थ रेट मेंटेन्ड है, वेल्थ उसी के हाथ में जाएगी। वो छीन के लेके जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू लेके जाएगा या इनहेरिटेंस के थ्रू, राइट। तो जिन्होंने बर्थ रेट मेंटेन किया, वेल्थ उसके हाथ में जाएगी, बहुत क्लियर है। अंकित सर, एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि 2030 के अंदर 2030 या 35 तक ज्योग्राफिकल जो भी कंट्रीज हैं उनके कुछ ना कुछ डीडोलराइजेशन के कारण जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो जिसके कारण वर्ल्ड मैप भी थोड़ा चेंज हो सकता है। तो भारत का मैप कहाँ से सुधर सकता, मतलब चेंज हो सकता है? आप कुछ प्रेडिक्शन करोगे? देखिए 2030 से पहले पीओके, भूटान और बांग्लादेश का कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है, तीनों को 2030 से पहले। और सर गोल्ड और सिल्वर का आज का प्रेडिक्शन सर बताओ कुछ। गोल्ड और सिल्वर बहुत क्लियर है कि जब तक मतलब अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन ट्रैजेक्टरी ऊपर की है तब तक, जब तक रुपी एप्रिसिएट होना शुरू नहीं हो जाता तब तक ट्रैजेक्टरी ऊपर की है। और गोल्ड और सिल्वर को 40 साल से आर्टिफिशियली सप्रेस करके रखा गया था। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो स्प्रिंग छूटेगी, ऑलरेडी छूट चुकी है, सिल्वर में तो हो ही चुका है। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट आएगा जब अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो वेल्थ मैनेजमेंट की, तो एक पॉइंट पे सिल्वर निकाल के यू शुड बाय गोल्ड, बट फॉर दैट सिल्वर हैज टू रीच दैट पॉइंट, एटलीस्ट 280 और 3 लाख के आसपास पहुंचता है, उसके बाद आप कर सकते हो ऐसा, यू सेल सिल्वर एंड बाय गोल्ड। रुपये एप्रिशिएट कब होगा सर? हाँ, रुपये एप्रिशिएट वेल आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लास्ट क्वार्टर, लेकिन इंडिया यूएस का डील नहीं हो रहा है। दूसरा क्राइसिस स्टार्ट होना है बैंक ऑफ जापान से, तो
तो उनके एक प्राइम मिनिस्टर तो भाग गए. He did do जो क्राइसिस स्टार्ट करने के लिए करने का था वो नहीं किया. But 2026 for sure the first appreciation has to come. So good evening sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर. समय के अभाव को देखते हुए सेशन हमें क्लोज करना पड़ेगा. बैक स्टेज पे वी कैन डिस्कस एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस को कोलेट करके विल सेंड टू सर. Thank you so much sir. I think this was one of the most power packed session that we ever had. Can you have a big round of applause for Ankit sir? Now I would like to invite Shubham Singh sir to give a vote of thanks. थैंक यू सर. आपने बताया कि चीज़ें कैसी चलती हैं. मैं कुछ पॉइंट जल्दी से कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपने बताया कि हमारी इकोनॉमी में चीज़ें कैसे फोकस रहती हैं कि 2014 में दिल्ली को कैसे बनाया गया और सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल हम कैसे उस पर बैक जा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी सस्टेनेबल है इसके बारे में आपने बताया. 2030 के बाद अपना इंडिया, हम 2047 की बात करते हैं, 2030 में कैसा दिखेगा इसके बारे में भी आपने बताया. और लैंग्वेज के इशू रहता है, लोग कुछ भी लैंग्वेज सीखते हैं. आपने बताया कि इकोनॉमिक जो हमारा इस बार का सब्जेक्ट है कि आत्मनिर्भर भारत, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए जिससे हम और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं. वो हैं चाइनीज़, जापानीज़, अरेबिक. ये लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए. कुछ चीज़ें और हैं जो रियल गोल्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है वो पेपर गोल्ड से, वो आपने बताया. फार्मर कितने अमीर रिच होंगे इस देश के, वो भी आपने बताया. गाय का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे संस्कृति में, हमारे इकोनॉमी में, आपने वो भी बताया. इसी के साथ सर मैं दिशा फाउंडेशन की टीम के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं कि आपने ये सत्र लिया और हम ऐसी आशा भी रखते हैं सर कि आगे आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा. आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी हम कामना करते हैं. इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओवर टू कृष्णा. Now I would like to request all the dignitaries to please join the audience for the group photo.